अच्छा जी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आपने जो है हमारी क्लास की बाकायदा तौर पे रिकॉर्डिंग होती है और उस रिकॉर्डिंग को बाकायदा तौर पे आपके साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही? ये असल में ना नेट का इशू है हमारे पाकिस्तान के अंदर। वो समंदर की अंदर की जो है ना एक वायर कट गई थी, तो थोड़ा थोड़ा नेट जो है ना जब कनेक्ट हो जाता है ना फिर सही हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, सही हो जाती है अभी, ठीक है। अच्छा जी, कारपोरल जो है ना ये जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो है आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है काफ़ी अरसा पहले 5-10 साल पहले जो है आपको पता है कि अफगान तालिबान की वजह से दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हुई। अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सिटी। सिटी का मतलब क्या है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो सिटी डिपार्टमेंट है ये पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट है। जैसे पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस की ब्रांच भी पंजाब पुलिस की है, मैंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी पंजाब पुलिस का, वो कहलाता है डिपार्टमेंट है। तो सिटी डिपार्टमेंट के अंदर ये कारपोरल की जो जॉब आई है 467, कितनी नौकरियां आई हैं? 467, और इसमें जनाब आई थिंक 444 जो है ये ओपन मेरिट की, 444 है ये समथिंग है जी, ओपन मेरिट की है, ठीक है। हमारे सेशन के अंदर सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि हम एक तो स्टूडेंट को बड़ी मुश्किल से जो है ना 25-30 से ज़्यादा ऐड नहीं करते, क्योंकि हर स्टूडेंट को और भाई अपने वाले वीडियो बंद करो। जी अपनी वीडियो बंद कर दें वरना आपको रिमूव कर दिया जाएगा। किसी बंदे ने दोबारा वीडियो ऑन नहीं करनी। वीडियो की ज़रूरत क्या है, आपने जस्ट सुनना है और देखना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ फीमेल स्टूडेंट होती हैं आप जो है ना कोई भी वीडियो ऑन नहीं करेंगे अपनी। अच्छा जी, कारपोरल की जनाब सिटी डिपार्टमेंट जो पंजाब पुलिस का है, ये नौकरियां उस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी खसूसियात है वो क्या है? इसकी सबसे बड़ी खसूसियात ये है कि अच्छा जनाब, अब देखें प्रॉब्लम हल हो गया है, आवाज़ का इशू हल हुआ है। जी जनाब, आवाज़ का मसला हल हो गया। अच्छा ये नेट का इशू है, थोड़ा सा सही हो जाती है, ये स्टार्ट में से होता है 2-3 मिनट उसके बाद सही हो जाती है। अब वाली म्यूट रखें, ठीक है। अच्छा जी, सिटी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस का, ठीक है। इसमें जनाब 467 है, ओपन मेरिट की 444 सीटें हैं। कारपोरल का काम क्या होगा? कारपोरल जो भी बंदा भर्ती होगा, एक तो उसको जनाब जो स्केल दिया जाएगा वो है उसका 11वां, ठीक है। 11वां स्केल जो है लाइक दैट ASI जो पंजाब पुलिस का होता है उसके बराबर का स्केल है। सेम स्केल उसी का है ASI का, उसकी जो तनख्वाह मिलती है सेम उस आपको भी वही मिलेगी। जो ASI को फैसिलिटीज़ हासिल हैं आपको भी वही तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी 11 स्केल में पंजाब पुलिस में। लेकिन यहाँ पर आपका एक अलाउंस ऐड किया गया है, रिस्क अलाउंस। रिस्क अलाउंस जो है वो जनाब बड़ा फ़र्क कर देता है। रिस्क अलाउंस मतलब एक बंदा अपनी जान की बाजी लगा के जा रहा है, तो वो है जनाब 54,500, 54,500 प्लस BPS 11, ये दोनों को मिला के ऑलमोस्ट जो है 1,15,000 जो है समथिंग बनेगी, ठीक है। यानी आप ये समझें कि जो आपकी सैलरी है वो जनाब तमाम आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको पता है कि मेरे एकेडमी के काफ़ी स्टूडेंट हैं जो पंजाब पुलिस में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में मैंने मुकम्मल मालूमात जो है वो हासिल की हुई है, ताकि तमाम स्टूडेंट जो हमारे एकेडमी के साथ वाबस्ता हों उनको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। क्योंकि एक बंदे को, जो बंदा इसको प्रॉपर नहीं करता, पहले इसकी छांटबीन नहीं करता, वो इंटरव्यू में फिर रह जाता है।
अगर आप कारपोरल भर्ती हो जाते हैं तो आप जनाब किस किस विंग में काम करेंगे? नंबर फर्स्ट जनाब है आपका इंटेलिजेंस विंग। इंटेलिजेंस विंग, ठीक है। नंबर दो पे आप ऑपरेशन विंग में काम करेंगे। ऑपरेशन विंग में काम करेंगे। नंबर आखिरी और तीसरा जो है, ये जनाब पीपीएससी की वेबसाइट पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है और पूरी डिटेल में आप इसको अच्छी तरह पढ़। आखिरी होगा जनाब इन्वेस्टिगेशन विंग। इन्वेस्टिगेशन विंग। अब ये जो इंटेलिजेंस विंग है, इसके क्या काम होगा? आपका क्या करना होगा जनाब? आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, कोलेशन करना है, उसको डिसेमिनेशन करना है, इंटेलिजेंस को, टेररिज्म रिलेटेड मैटर को। नंबर दो, जनरल ह्यूमन की इंटेलिजेंस करनी है, मेंटेनेंस ऑफ डाटा, मिलिटेंट, सेक्टेरियन एंड एक्टिविटीज एंड टेररिस्ट। अगर कहीं भी मुल्क के अंदर मजहबी फिरकावारियत कुछ हो रही है तो उसको जनाब वाला आपने क्लियर करना है। जी जनाब। सर नीदर योर वॉइस और नॉट। जी जनाब, ये बताइएगा आवाज़ का किस किस बंदे को इशू है? एनीवन? आवाज़ का किस किस बंदे को इशू है? अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास है वो लाइव चल रही है यूट्यूब पे भी। इसलिए आपने क्या करना है कि यूट्यूब पे जाके वहाँ पे जिस बंदे को इशू कोई आ रहा है तो वो यूट्यूब पे लाइव देखे। ये यूट्यूब लाइव जो है मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो आप इसको जो है ग्रुप के अंदर सेंड किया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपका वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब हम, कि हमारे पास जो है कारपोरल के लिए टाइम बहुत कम है और हमने इसको अच्छी तरह से ज़्यादा पढ़ना है, तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट जो है इसको तवज्जो से सुने ताकि आपका जो आने वाले आपके जो इम्तिहानात हैं उसमें आप कामयाब हो सकें। सबसे पहले जनाब मैं आपको बता रहा था कि पीपीएससी के अंदर जो है जो नौकरियां हैं, कारपोरल की ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी। यानी आपने इंटेलिजेंस करनी है, हर चीज़ की इंटेलिजेंस करनी है। कहीं भी मजहबी फिरका वारियत ना हो, कहीं पे कोई गलत मुल्क के खिलाफ इकदाम ना किया जा रहा हो, तो ये सारी चीज़ों को आपने वहाँ पे टैकल करना है। इसके अलावा आपने कोऑर्डिनेशन करनी है विद द सिस्टर एजेंसीज। सिस्टर एजेंसी कौन कौन सी हैं? एक है जनाब नेक्टा, NACTA, नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। NCMC, NCMC। और इसके अलावा जनाब आप CTDs, इसके साथ आप मतलब है कि कनेक्ट रहेंगे और इनके साथ भी कोलाबोरेशन करके मालूमात इकट्ठी। याद रखिएगा, अगर कहीं भी प्राइम मिनिस्टर, CM पंजाब कहीं भी जाता है, सबसे पहले आप लोगों की रिपोर्ट होती है, वहाँ आप इलाके को क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जनाब, इलेक्शन विद द प्रोविंशियल डिवीजन द डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस। अगर आपने प्रोविंशियल लेवल पे, डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटेलिजेंस जो भी होगी वो भी आप फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप प्रीवियस इंटेलिजेंस रिपोर्ट, पिछली रिपोर्ट अगर आपको कोई दी गई है तो आप उसको फॉलो अप करके आगे पहुँचाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ डिसीजन टेकन बाय द प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी। अगर सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी ने कोई डिसीजन लिया है, नोटिस लिया है, तो आप उसको मतलब लागू कराने में पूरा किरदार अदा करेंगे। ऑपरेटिंग विंग में क्या क्या काम करेंगे आप? ऑपरेटिंग विंग में आपका कौन कौन सा काम होगा जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जनाब आपने याद रखना है कि उसके लिए आपने याद करना है कि जनाब आपको एग्जेक्टिव कवर्ड ओवर्ड ऑपरेशन अगेंस्ट द टेररिस्ट, कोई भी ऑपरेशन कर रहा है कहीं भी तो आप उसके साथ जाएंगे। इन्फिल्ट्रेट बैंड सेक्टेरियन एंड मिलिटेंट आउटफिट, किसी भी जगह पे किसी भी मिलिटेंट को कोई भी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं होगी। ड्रा एंड एग्जीक्यूट ऑपरेशनल स्ट्रेटजी अगेंस्ट द, आपने खुद जनाब बनानी है, स्ट्रेटजीज बनानी है, कोई भी ऑपरेशन करना है, कहीं भी जाना है, किसी भी जगह को सुपरवाइज करना है, कोई भी ज्वाइंट टास्क टीम बनानी है, तो ये भी आपका काम होगा। इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की रिपोर्ट को जांचना या उसकी असल हकीकत को जानना। इन्वेस्टिगेशन केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म, इंट्रो इंट्रोगेशन ऑफ द टेररिज्म सस्पेक्शन। नेक्स्ट कौन सा ऐसा अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर कुछ होने वाला है तो हमेशा इंटेलिजेंस वाले बताते हैं, क्योंकि वो जो है एक
मतलब है कि पूरे मुल्क में जो है मतलब फैले हुए होते हैं और कहीं ना कहीं उनको खबर मिल जाती है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करना, कोलाबोरेशन विद द प्रोसिक्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ द चलान, एंड इसके अलावा जनाब कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये याद रखिएगा कि ये जब बंदा नौकरी में जाता है तो इससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जनाब हमें बैठाया कहाँ जाता है और जनाब लगाया कहाँ जाता है, तो ये काम चलते रहते हैं, इससे को हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बंदा नौकरी को अपने सर पे सवार कर लेता है वो फिर बंदा यही सोचता रहता है कि जनाब ये जो जॉब जो है अच्छी नहीं है, तो हमें जो है इस जॉब को छोड़ना चाहिए, कोई और जॉब करनी चाहिए। तो लिहाजा इसके लिए आपने याद रखना है कि आपने जो है अपनी नौकरी को नौकरी समझना है, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। जी जनाब, इसके अलावा इसकी जो यूनिफॉर्म जॉब होगी, इनका एक हॉस्टल बना हुआ है प्रॉपर, उस हॉस्टल में आपकी रेजिडेंस होगी। उस हॉस्टल के अंदर आपको 3 टाइम का मेस दिया जाएगा फ्री, और इसी तरह अगर आप वहाँ पर रहना चाहेंगे फैमिली समेत तो आपको अपनी सैलरी में से कटौती होगी और वहाँ पे आप हाउस रेंट अलाउंस देकर रह सकते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक बंदा प्रोफेसर लग जाता है, प्रोफेसर की भी जनाब इतनी सैलरी नहीं है जितनी आपकी स्टार्ट में होगी। अगर एक टेररिज्म की फोर्स में आप जा रहे हैं, मुल्क को कौम की खिदमत के लिए जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा जज्बा होना होगा और होना भी चाहिए। बाकी मुल्क की खातिर जो है मतलब है कुर्बानी देकर जो है जान देना जो है आपको पता है शहादत के रुतबा बहुत बड़ा आला रुतबा है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी देखें तो चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी फोर्स हो या सिविलियन हो, ये प्रॉब्लम हर जगह पे होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी जॉब है, काबिल रेस्पेक्ट जॉब है, और आपने इसको लाजमी जो है अच्छी तरह टारगेट करें। अगर ये जॉब आपको मिल जाती है तो आपकी जो आने वाली लाइफ है वो सुधर जाएगी। जी जनाब, इसके ऊपर इतना मुख्तसर सा था। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेशन है वो जनाब 10 सितंबर तक चलता रहेगा। 10 सितंबर 2024 तक चलता रहेगा। शुरू कब होगा? शुरू जनाब आज हो गया, 13 जुलाई 2024। तो ये जनाब 2 मंथ का सेशन है, और ये सेशन जो है फास्ट ट्रैक के नाम से होगा। इसमें आपका सबसे पहले मैं आपको टेस्ट का बता दूं, क्योंकि टेस्ट आपका जब तक नहीं लिया जाएगा, डेली टेस्ट, डेली टेस्ट में आपके लिए क्या किया जाएगा? एक तो आपको लेक्चर दिया जाएगा, लेक्चर, पीडीएफ नोट। अब पीडीएफ नोट्स के अंदर क्या होंगे? 4 मॉडल पेपर होंगे पीपीएससी वाले। पीपीएससी की बुक हम पूरी खत्म करेंगे। 4 मॉडल पेपर ये आपको डेली दिए जाएंगे, और आपको टिक लगा के दिए जाएंगे कि जनाब ये सवाल आप सवाल पढ़ें और जवाब टिक लगा हुआ है। ठीक है। तो इसके अलावा लेक्चर जो होगा, लेक्चर के जनाब स्क्रीनशॉट प्लस वीडियो ये दोनों आपको मिलेगी, और उसको हम डिलीट नहीं करते, पड़े रहते हैं। जब आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद मर्जी देखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग हमारा क्या होगा? हम जनाब सोमवार और मंगल को हम पढ़ाएंगे वर्ल्ड मैप, बुध और जुमेरात को पढ़ाएंगे आपको पाकिस्तान अफेयर, जुम्मे वाले दिन पढ़ाएंगे पीपीएससी मॉडल पेपर डिटेल के साथ, हफ्ते वाले दिन आपको इंग्लिश ग्रामर प्लस उर्दू ग्रामर पढ़ाई जाएगी। जब लेक्चर शुरू होगा, पूरे 6 दिन की बात करें, जब लेक्चर शुरू होगा सबसे पहले हम इंग्लिश वोकैबुलरी लिखेंगे और प्लस 5 सवाल मैथ के करेंगे। यानी आज लेक्चर, जैसे आज है हमारे सामने जनाब सैटरडे, तो आज हमारा लेक्चर होगा इंग्लिश का और उर्दू का, लेकिन उससे पहले हम इंग्लिश वोकैबुलरी लिखेंगे और इंग्लिश वोकैबुलरी के साथ हम मैथ के 5 सवाल करेंगे, और उसके बाद जनाब हम जो है इसको क्लियर करेंगे। ठीक है जनाब। इसके बाद आपके सामने बहुत से, आपको पता है कि स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होता कि जनाब क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। ये बात आपने याद रखनी है कि हम आपको मैथ्स का प्रॉब्लम बहुत से स्टूडेंट को होता है, तो मैथ के हमारे रिकॉर्ड लेक्चर भी होते हैं, वो भी आपको साथ मिलेंगे, ताकि आप अपने जो मैथ के सवाल होंगे आपके वो जनाब क्लियर होने चाहिए। इसकी प्रपोर्शन क्या होगी? टेस्ट कैसे आएगा? पीपीएससी जो टेस्ट लेगा उसके अंदर जनाब याद रखिएगा इसके 3 पोर्शन होंगे, 3 पोर्शन। 3 पोर्शन कौन कौन से होंगे इसके अंदर जनाब? एक होगा हमारे सामने इंग्लिश का, एक होगा हमारे सामने जनाब कंप्यूटर का, एक होगा हमारे पास जीके प्लस सब्जेक्ट बेस। सब्जेक्ट बेस ना लिखें बल्कि ये लिख लें
डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अबाउट, ठीक है। तो ये जनाब जो इंग्लिश होगा ये 30 नंबर का आएगा, कंप्यूटर भी 30 नंबर का आएगा, और ये 40 नंबर का आएगा। तो अब आप देखें, अगर आपको इंग्लिश और कंप्यूटर के ऊपर पूरी तरह महारत हो जाती है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वोकेबरी आएगी आपकी, वोकेबरी आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, इंशाल्लाह आपको इसमें ट्रेन कर दिया जाएगा। ये 2 महीने का जो हमारा सेशन होगा, इसकी हमने टोटल जो फीस रखी हुई है वो है जनाब कितनी भला, 7000। डेली क्लास होगी और डेली टेस्ट होगा, इसमें कोई रियायत वगैरह भी नहीं होगी और आपने ना कहनी। तो इस एक बात में आपको जनाब, लाइव हमारा लेक्चर चल रहा है यूट्यूब पे भी, सारे सुन भी ले हैं और क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, आपके पास भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आपने एक बात ध्यान में रख लें कि अगर आपका अल्लाह करेगा नाम आ जाएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप मेहनत करेंगे तो। अगर नाम नहीं आता, मैं आपको पूरी की पूरी फीस वापस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होगी कि अगर हमारा लेक्चर हुआ है तो आप लेक्चर पूरी तरह अटेंड करें, उसको अपने रजिस्टर पे नोट्स बनाएं और पीडीएफ नोट जो है उसको तैयार करें। अगले दिन जो टेस्ट होगा ऑनलाइन, उस टेस्ट में आपके 90 प्लस में मार्क्स होने चाहिए, यानी आपकी ना तो इस दौरान कोई एबसेंट हो और ना ही आपका जो है टेस्ट में 90 से कम नंबर हो, क्योंकि हमने तो आपको गारंटी जब देनी है तो फिर हम आपको काम पे तो लेना है ना। तो लिहाजा ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इंशाल्लाह ताला जो बंदा हमारी अकेडमी ज्वाइन करेगा उसका नाम होगा लिस्ट के अंदर, ना सिर्फ नाम होगा लिस्ट के अंदर, बल्कि वो इंटरव्यू में भी टॉप करेगा। वजह वजह यह है कि हम जो पढ़ाएंगे आपको, हम आपको मुकम्मल तौर पे एक चीज़ जो भी पढ़ा रहे हैं हम आपको मुकम्मल तौर पे पढ़ा देंगे। भाई ये जनाब इसके बारे में कभी भी कुछ पूछा जा सकता है। अब आप, आज मैंने पीपीएससी का एक पेपर दिया जनाब, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का, 17 सेकेंड का। तो एडी प्लानिंग का जो पेपर था वो जनाब 20% जनरल नॉलेज आया और 80% जो है सब्जेक्ट बेस आया। तो सब्जेक्ट बेस में भी 5-10 सब्जेक्ट थे, तो इसलिए वो कोई मतलब है कि मिला जुला रुझान था। लेकिन जो जीके था, जीके के अंदर उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है जनाब फैसलाबाद देते हैं। अब सवाल ये था कि भाई मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा जाता है, वजह ये। अब इसके बारे में मैंने स्टूडेंट को फैसलाबाद की पूरी हिस्ट्री पढ़ाई थी। भाई फैसलाबाद का नाम पहले क्या था, इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहते हैं, सारा कुछ। अब जिस बंदे ने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, एक बार जस्ट पढ़ ली है, उसके बाद याद भी नहीं की, जैसे एक बार पढ़ने का मतलब ये है कि आपको उस्ताद ने पढ़ाई और आपने सुनी तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है। सुनी हुई बात हमेशा दिमाग में प्रिंट होती है, तो वो जनाब आपको याद रहता है। अगर वो ये पूछ लेता कि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर क्यों इसको कहा जाता है मैनचेस्टर, तो वो जनाब इंडस्ट्री की वजह से कहा जाता है। पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री का हब जो है वो फैसलाबाद है, तो लिहाजा इसलिए वो उसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। जी जनाब, तो ये जनाब इम्पोर्टेंट आपके सवालात थे मुख्तसर से, और अब हम चलेंगे अपने लेक्चर की जानिब। तो आप में से किसी बंदे ने जनाब कोई सवाल करना हो तो पहले सवाल कर लें, उसके बाद फिर हम जो है कुछ और करेंगे। जी जनाब, आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो। आप में से किसी बंदे ने कोई सवाल करना हो तो अभी आप बता सकते हैं, ताकि हम आपके सवाल का मुफ्त सर जवाब दें और उसके बाद फिर हम आगे चलें। कोई क्वेश्चन नहीं है जनाब, चलें ठीक है। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आपने जो है वो व्हाट्सएप पे कर देंगे, आपको उसका प्रॉपर जवाब दे दीजिएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जनाब इसके जानिब अपना आज के लेक्चर की जानिब। आज जो हमारा लेक्चर है एक किस्म का डेमो लेक्चर है। तो ये लेक्चर जनाब है हमारे पास साउथ अमेरिका के मैप के ऊपर। सबसे पहले जनाब आपने यहां लिखना है वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को जब हम बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं करेंगे, हमारा जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर है जनाब आज का जो सब्जेक्ट मतलब जो पढ़ना है हमने, वो साउथ अमेरिका का मैप पढ़ना है हमने। लेकिन जो वर्ल्ड मैप है इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको ये पता चल सके कि दुनिया किस तरह बनी हुई है। जैसे हम कहते हैं ना दुनिया जनाब गोल है, तो दुनिया वाकई इस तरह जो है गोल है, ठीक है, दुनिया इस तरह गोल है। आपके बिल्कुल सामने जो है ना नॉर्थ आता है, आपके बैक साइड पे साउथ, और इसके बाद WE लगा दें, लेफ्ट पे वेस्ट आएगा और आपके राइट पे ईस्ट आ जाएगा। दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है
इक्वेटर लाइन फातिह सवा जिसे कहते हैं, जो होते मगरब से शुरू होती है और मशरक तक आती है। अच्छा जी, आप इसके अंदर देखें, ये वाला जो मुल्क है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये जनाब साउथ अमेरिका है। इसी तरह हमारे सामने ये एक कॉन्टिनेंट ये है, इसको हम अफ्रीका कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे मौजूद है, इसको हम जनाब यूरोप कहते हैं। और इसके बाद एक कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे मौजूद है, इसको हम एशिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और ये जनाब इंटार्कटिका, इंटार्कटिका, ठीक है। अब हमने किसको पढ़ना है, हमने पढ़ना है इसको। अब हमें पता चल गया कि हमने अमेरिका की जो पूरी दुनिया है उसकी वेस्ट साइड जो है ना, वहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, उसको हमने पढ़ना है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो मतलब है कि उनको जब ये मैप पढ़ते हैं तो फिर पता चल जाता है कि जनाब कौन सी चीज़ जो है दुनिया में कौन सी जगह पे मौजूद है। इसलिए हमें जो है प्रॉपर जो है उसकी जो एक डिटेल है वो पता होनी चाहिए। हमने किसको पढ़ना है, साउथ अमेरिका। कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं जनाब जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, ए लार्ज पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको चारों तरफ पानी ने घेरा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, बरआज़म कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जगह जो मैंने छोड़ी हुई है ना, यहाँ सारे पानी है। इस पूरी दुनिया के अंदर जनाब याद रखिएगा 71% जो है वाटर है और 29% जो है अर्थ है। ठीक है जी जी जी। जी मैं वैसे अपना वाली म्यूट रखें, अगर आपने कोई सवाल पूछना तो कर लें। अच्छा जी, तो हमारा कौन सा लेक्चर, हमारा कौन सा टॉपिक है आज, हमारा ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है इसको आपने जनाब बनाना है, और इसके अंदर टोटल मुल्क जो है वो आई थिंक 12 मुल्क हैं। और आप अच्छी तरह से इसको आज मैं आपको इसका करा देता हूँ, उसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट जो है ये जनाब हमारे सामने हम इसको बनाएंगे। अगर आपने हाथी देखो ना, हाथी जिसे हम एलिफेंट कहते हैं, एलिफेंट का जो आगे मुंह होता है ना जिसको हम सूंड कहते हैं, अगर हम वो सूंड ले लेना, वो सूंड का नक्शा बना देना, तो वो जनाब साउथ अमेरिका का मैप बन जाता है। ठीक है, कैसे, ये देखें। ये जनाब एक मैप है। इस मैप के अंदर जनाब हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट बन जाता है, इसके अंदर जनाब बन जाता है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये जनाब हमारे पास क्या बन गया, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में कौन सा मुल्क कहाँ पे है, जी हम पहले पूरी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक मुल्क आप बनाएंगे इस जगह पे, इसका नाम है जनाब गियाना, GYANA, गियाना। ये जो गियाना है ना, ये जनाब फ्रांस के कंट्रोल में है, और ये जनाब मुल्क नहीं है, ये एक टेरेटरी है, यानी कॉलोनी है फ्रांस की। ये मुल्क काउंट नहीं होगा। उसके साथ एक मुल्क मौजूद है यहाँ पर, इधर जनाब एक मुल्क मौजूद है, इसको हम कहते हैं सूरीनामे, SURINAME, सूरीनामे। सूरीनामे के बिल्कुल साथ एक मुल्क मौजूद है जिसका नाम है गियानिया, GUYANIA, गियानिया। और उसके साथ एक और मुल्क मौजूद है, थोड़ा सा इस तरह गिरा हुआ ऐसे, इसका नाम जनाब है वेनेजुएला, VENEZULLA, वेनेजुएला। वेनेजुएला के साथ एक मुल्क मौजूद है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया जो है जनाब यहाँ पे मौजूद है, इसको क्या कहते हैं बोला, COLMBIA, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के साथ एक मुल्क मौजूद है जिसको हम भला क्या कहते हैं, इक्वाडोर। ये थोड़ा सा छोटा बना लें।
EQUADOR। इक्वाडोर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने एक मुल्क जो है यहाँ पे मौजूद होगा पी की शक्ल में, इसको हम कहते हैं पीरू। क्या कहते हैं? पीरू। अच्छा जी, पीरू के बाद बिल्कुल हमारे सामने जनाब ये एक मुल्क मौजूद है यहाँ पर। इसका क्या नाम है? इस मुल्क का नाम है जनाब बोलीविया। क्या कहते हैं इसको? BOLVIA, बोलीविया। जी जनाब, आवाज़ आ रही है? क्लियर है सब कुछ? जो लोग देख रहे हैं वो क्लियर बता दें कि सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, हमारी जो क्लास है वो यूट्यूब पे चल रही है, तो वहाँ पे लोग लाइव देख रहे हैं। अच्छा जी, बोलीविया। बोलीविया के बाद हमारे सामने अगला जो हमारे पास मुल्क आता है वो यहाँ पे इस जगह पर मौजूद है। इसका नाम है जनाब पैराग्वाय। क्या कहेंगे इसको? PARAGUAY, पैराग्वाय। और एक मुल्क जो है वो यहाँ पे मौजूद है ऐसे, इसको हम कहते हैं यूराग्वाय। URUGUAY, यूराग्वाय। उसके बाद हमारे सामने जो है एक मुल्क ऐसे जनाब लिपटा हुआ है यहाँ तक, ठीक है? तो इस मुल्क को जो है हम क्या कहते हैं बोला? इस मुल्क को हम कहते हैं जनाब जो कि सांप की तरह लिपटा हुआ है, इसको हम कहते हैं चाइल्ड। चाइल्ड। इसके दरमियान में एक लाइन लगा दें और ये एक लाइन यहाँ लगा दें, ये ए बन गया। इस ए से बन जाएगा अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन मुल्क बन गया जनाब, ठीक है? कितने मुल्क हमने बना लिए? पहला मुल्क तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुल्क कौन सा है? तो 12 मुल्क जनाब, ये वाला जो मुल्क है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? ब्राजील। पूरा कॉन्टिनेंट है, पूरे कॉन्टिनेंट में 47% जो रकबा है वो किसके पास है? वो जनाब ब्राजील के पास है, ठीक है? तो ये जनाब टोटल कितने मुल्कों का है? 12 मुल्कों का है। ये मुल्क नहीं काउंट करना, ये मैं 13 बनते हैं। ये 12 मुल्कों की आपको लोकेशन पता चल गया, जी हमने पढ़ा साउथ अमेरिका, ठीक है? अब देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर, इधर आप लाइन लगा दें, यहाँ पर इधर भी लाइन लगा दें, इधर भी लाइन, यहाँ पे लिख दें पी। उसके बाद आप यहाँ पे जो है इधर लाइन लगा दें और यहाँ लाइन लगा दें और जनाब यहाँ पे लाइन लगा दें, इधर लगा दें आप ए। उसके बाद जो है आप यहाँ पे लाइन, इसको लिख दें आई। इसके बाद आप यहाँ पे लाइन लगा दें, इधर लिख दें ए और यहाँ पे लिख दें एस। क्या लिखा मैंने? बोला मैंने लिखा जनाब, ये ज़मीन हमारे ओशन है, PAISA। ये वाला पी हो गया, ये ए हो गया, ये आई हो गया, ये एस हो गया, ये ए हो गया। ये बन गया पैसा, ठीक है? इस पैसे की मदद से हमारे ओशन बन गए। पहला कौन सा बनेगा? पहला बन जाएगा जनाब पैसिफिक ओशन। दूसरा बन जाएगा जनाब एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, ARCTIC, आर्टिक ओशन। अब ये ना इनकी तरतीब भी यही है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पूरी दुनिया में जनाब ये इनकी तरतीब भी है और ये कोड भी है। अगर पेपर के अंदर अगर आपको कोड याद है पैसा, तो आप आराम से फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है विच इज द स्मॉलेस्ट, PAIS, आई ए से क्या बनता है? आर्टिक। विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट? साउदर्न। विच इज द इंडियन ओशन जो है कौन से पोजीशन पे आता है? PAI, आई थर्ड नंबर पे आ रहा है, इंडियन ओशन, ठीक है? अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि साउथ अमेरिका के इस साइड पे, मशरक साइड पे कौन सा ओशन है? तो आप आराम से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन। और अगर ये बात की जाए कि जनाब साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पे कौन सा ओशन है, तो आप क्या बता सकते हैं? आप ये भी आराम से बता सकते हैं कि जनाब वो है पैसिफिक ओशन। क्या बोला? पैसिफिक ओशन, ठीक है? अब हमने नक्शा पढ़ा है ना, नक्शे के मुताबिक हमें पता चला कि जनाब कौन सा ओशन जो है किस जगह पे मौजूद है।
हम इजीली एक दूसरे को ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप नक्शे से पढ़ेंगे ना कोई चीज़, तो फिर आपको कभी भी वो नहीं भूलेगी, ठीक है। इसी तरह इस कॉन्टिनेंट के अंदर मजीद कौन सी बहुत ही अहम तरीन इंफॉर्मेशन है वो बताएं। पूरी दुनिया की सबसे लंबी जनाब जो वो है माउंटेन रेंज है, वो यहाँ से शुरू होती है, इस तरह जा रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे चली जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जनाब एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन रेंज पूरी दुनिया की सबसे लंबी रेंज, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। कितनी? सॉरी 7000 किलोमीटर इसकी जनाब लेंथ बनती है। 2400 किलोमीटर उसकी है, सॉरी इसकी अपना माउंट एवरेस्ट की। तो 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है जनाब। ये लेंथ बता रहा, मतलब है कि आपकी जमीन यहाँ से शुरू होती है, ये जा रही है जी, ये बाउंड्री है। तो यानी एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और ये जा रही है। अच्छा जी, आप में से कोई बंदा ये बताया मुझे कि ये जो माउंटेन रेंज है मुल्क के अंदर बनी हुई है, पहाड़ बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं? अल्लाह ताला ने ये किस लिए बनाए थे? किस चीज के लिए बनाए थे? एनीवन? जी जनाब, आप में से किस बंदे को सवाल का पता है? नहीं पता जनाब? नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, जमीन के नीचे पानी है, जमीन के नीचे या तो पानी है या तेल है। तो पानी के ऊपर तो कोई चीज नहीं रख खड़ी रहती ना। जमीन के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए ये जनाब पहाड़ बनाए गए। यानी समझ लें आपका जैसे मकान बनता है तो लंटर डलवा लेते हैं, तो ये भी एक किस्म का जमीन के लिए एक लंटर, ठीक है। इसलिए जहाँ भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पहाड़ जरूर होंगे, ठीक है। अच्छा जी, खैर ये जनाब वो हो गई। तो आपने ये 7000 किलोमीटर जो लंबी रेंज है माउंटेन एंडीज रेंज, तो ये आपकी यहाँ से शुरू होती है और ये जनाब ऐसे जा रही है, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये याद रहेगी, क्योंकि ये रेंज यहाँ से गुजर रही है। तो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे दारुल हुकूमत एक मुल्क आता है, और वो जनाब इस बोलीविया का है, यहाँ पे मौजूद है। और इस बोलीविया का दारुल हुकूमत जो है, विच इज द हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका क्या नाम है? यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या बनता है? उसका नाम लापाज, LAPAZ, लापाज। लापाज इज द हाईएस्ट कैपिटल। हाईएस्ट कैपिटल का मतलब क्या है कि अगर दुनिया में पानी आ जाए ना, सबसे आखिर में इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ऊंचा है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद है, हाईएस्ट एलिवेशन पे मौजूद है, वो जनाब हमारे पास लापाज है। इसके बाद ये जो बोलीविया और पीरू है, इसके बॉर्डर के ऊपर, या ना उसकी मलकियत है ना उसकी बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पे एक लेक है। इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है जनाब लेक टीटी काका। लेक टीटी काका। ये क्यों मशहूर है? क्योंकि ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे मौजूद है। विच इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक टिटिकाका, ठीक है। और ये बोलीविया और पीरू के बॉर्डर के दरमियान आती है। द लेक इज ऑन द बॉर्डर ऑफ बोलीविया एंड पीरू, इज कॉल्ड लेक टिटिकाका, विच इज द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक टिटिकाका। क्लियर बात? जी जनाब, समझ आ गई नहीं आई? एनीवन? अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, ये तो हमने पढ़ लिया, ये रेंज भी पढ़ ली। अब यहाँ पे कुछ चोटी वगैरह भी तो होगी। चोटी जनाब, यहाँ पे एक सूबा है मेंडोजा। इस मेंडोजा सूबा के अंदर एक चोटी आती है यहाँ पर, और ये हाईएस्ट पीक है पूरे साउथ अमेरिका के अंदर। इसका क्या नाम है भला? अक्कन कगुआ। क्या लिखेंगे? ACON, अक्कन, COGUA, अक्कन कगुआ। अक्कन कगुआ जनाब ये एक माउंटेन चोटी है, ठीक है, पीक है, जो कि यहाँ पे मौजूद है, और ये सबसे बड़ी है, हाईएस्ट है, ठीक हो गया। इसके बाद जनाब यहाँ पे एक डेजर्ट मौजूद है इस चाइल के अंदर, इस चाइल के अंदर, इसका नाम है एटकामा डेजर्ट। क्या लिखेंगे? एटकामा डेजर्ट। एटकामा डेजर्ट जनाब चाइल के अंदर आता है। जिस तरह चाइल चिपटा हुआ है ना ऐसे, इस तरह यहाँ पे एक स्नेक भी रहता है, और इस स्नेक का क्या नाम है भला? तो दुनिया का सबसे लंबा स्नेक है। जी जनाब, क्या कहते हैं भला उसको? जी, एनाकोडा। दुनिया का सबसे
लंबा स्नेक जो है वो यहाँ रहता है। कहाँ पे रहता है? इसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपने इस तरह याद रखना है। और इसी तरह हमारे सामने आपको मैंने ये जो इक्वेटर लाइन ये जा रही है, ये इक्वेटर लाइन टोटल जनाब याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर जो है ये इक्वेटर लाइन गुजरती है तकरीबन कोई 13 मुल्कों से। कहाँ से? कितने मुल्क से? 13 मुल्क से। तो 3 ये मुल्क भी हैं यहाँ से भी गुजरती है। वो किस तरह भला गुजरती है? तो मैं जनाब ये बता देता हूँ यहाँ पर। इस तरह गुजरती है ऐसे। अब देखें, ये कौन सा मुल्क हुआ? कोलंबिया। ये कौन सा मुल्क हुआ? इक्वाडोर। ये कौन सा मुल्क हुआ? ब्राजील। आपने कोड क्या बनाना है? कोड बनाना है ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। यहां से क्या भला गुजरती है? खाते इस्तवा गुजरता है। खाते इस्तवा भी कहते हैं या फिर इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। तो 3 मुल्क इस तरह ये लाइन में बनाई है और ये जनाब हमारे सामने मौजूद है। आपको उम्मीद है कि ये याद रहेंगे। टोटल 13 मुल्क से गुजरती है ये लाइन, ये जो इक्वेटर लाइन बनाई हुई है। तो ये यहाँ से जो गुजर रही है वो इस तरह गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका, इसके दरमियान में भला क्या था? इसके दरमियान में पानी नहीं था, इसके दरमियान में पहाड़ था। यानी अगर आप पैदल जाना चाहते थे तो जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनाब इस पहाड़ को, जमीन को जो है आपस में मिला, काटा और ये बना दी जनाब, इधर वाला पानी इसके साथ मिला दिया और ये बना दी कैनाल। और ये कैनाल इधर कौन सा मुल्क आता है? इधर कौन सा, उसको मिलाती है। तो ये जनाब यहाँ पे कोलंबिया, कोलंबिया और इस साइड पे एक मुल्क आता है जिसका नाम है पनामा। तो इसको हम क्या कहते हैं? पनामा कैनाल, PANAMA, पनामा कैनाल। ये 1914 में बनती है और ये जनाब किसके दरमियान? 2 मुल्कों के दरमियान है, कोलंबिया प्लस पनामा। पनामा नॉर्थ अमेरिका का मुल्क है, कोलंबिया साउथ अमेरिका का मुल्क है। तो ये भी यहाँ से गुजरती है। इन्होंने क्या किया भाई? इसका पानी इधर मिला दिया, अब ट्रेड ये कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अगर आप में से किसी बंदे को कोई चीज समझ आए तो बता दें। इसके बाद जहां पे एक कैप ऑफ हारन मौजूद है, इस जगह पे हारन कहते हैं जनाब, सींग की तरह बना हुआ होता है, इसका नाम है कैप ऑफ हारन। कैप ऑफ हारन, कैप ऑफ हारन जो है ये यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद एक आईलैंड मौजूद है। आईलैंड जो है ना, ये जो हमारे पास है ना अर्जेंटीना, इसके इस साइड पे आप लगा दें। ठीक है, ये क्या चीज है? ये जनाब एक आइलैंड, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है फाकलैंड, FALKLAND, फाकलैंड आइलैंड। फाकलैंड आइलैंड जो है ये जनाब यहाँ पे मौजूद है और ये वाला जो आइलैंड है ये जनाब यूके के अंदर है। किसके अंदर है? यूके के अंदर है। तो क्लियर होगी बात। इसके अलावा ग्रास लैंड के ऊपर सवाल अक्सर आते रहते हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एक ग्रास लैंड मौजूद है। इस ग्रास लैंड का नाम क्या है? इसका नाम है PAMPS, पंपास ग्रास लैंड। पंपास ग्रास लैंड, पंपास ग्रास लैंड जो है यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हमारे सामने बहुत ही अहम तरीन बात एक मौजूद है, जो इसके अंदर मौजूद है। ये जो योरागाय है 1930 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप पहला हुआ। ठीक है, तो योरागाय के अंदर हुआ और योरागाय ने ही जीता। विनर कौन था भला? विनर भी योरागाय ही था। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे सामने जनाब एक जो है स्टैचू है, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है सापालो, SAUPALU। तो यहाँ पे क्या चीज़ है भला? एक स्टैचू है, दी स्टैचू क्रिस्ट, दी STATU, स्टैचू ऑफ CHRIST, स्टैचू ऑफ क्रिस्ट। तो स्टैचू ऑफ क्रिस्ट जो है यहाँ पे जनाब मौजूद है। जी जनाब, यहाँ तक समझ आ गई? अक्सर आपने पढ़ा होगा ब्राज़ील का जनाब बहुत बड़ा जो है शहर, ब्राज़ील का दारुल हुकूमत का नाम क्या है भला? ब्राज़ीलिया। लेकिन यहाँ पे इसका एक शहर मौजूद है जिसका नाम है रियो दी जनेरियो, रियो दी जनेरियो। ये जनाब उसका सबसे बड़ा शहर है, जैसे पाकिस्तान का कराची बड़ा है। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। इसके बाद हम दरिया के ऊपर आते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जनाब जो लंबा दरिया है वो कौन सा भला? दरिया नाइल।
दरिया नील जो है कितना लंबा है? दरिया नील है जनाब 6650 किलोमीटर किलो। इसी तरह अमेजोन रिवर, AMAZON, अमेजोन रिवर, ये है जनाब 6450 किलोमीटर। अब यहां से बात क्या हो गई, पहले नंबर पे ये दरिया आता है, दूसरे नंबर पे ये आता है, लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि अगर इन दोनों का पानी को मेजरमेंट किया जाए, दोनों में सबसे ज्यादा पानी किसके पास है, तो वो जनाब पूरी दुनिया का 20% अमेजोन के पास है। तो 20% पानी पूरी दुनिया का अमेजोन के पास है। तो लिहाजा ये वाला जो दरिया है इसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट का मतलब है क्वांटिटी के लिहाज से, लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, दुनिया का सबसे लंबा दरिया, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया, दोनों में फर्क है। बड़ा का मतलब है कि जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, और लंबा का मतलब है जिसकी लंबाई ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी अब आपने इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। तो ये अमेजोन रिवर कहां पर है? अमेजोन रिवर जनाब इस ब्राजील के अंदर आता है, इस तरह चलता है। ठीक है, अमेजोन रिवर। इसके अलावा आपने एक और जो हम पढ़ते रहते हैं जोग्राफिया के अंदर, और हमें वहां जनाब बड़े सांप दिखाए जा रहे होते हैं, और वहां पे बड़े हाथी दिखाए जाते होते हैं, टाइगर दिखाए जाते हैं, वो मार रहा है। वो यहाँ पे एक जंगल है बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। क्या नाम है भाई उस जंगल का? उस जंगल का नाम है जनाब अमेजोन जंगल। अमेजोन जंगल की इंग्लिश क्या होती है? फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट। याद रखिएगा 20% ऑक्सीजन इससे हासिल होता है पूरी दुनिया में, इसलिए इसको वो क्या कहते हैं बोला, इसके ऊपर पीपीएससी का सवाल आता है ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो मेरे जहन में उतर गया है। तो ये जनाब 20% जो ऑक्सीजन है वो इस अमेजोन जंगल से होता है, और वो भी जनाब सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है, बाकी में भी पाया जाता है। तो लिहाजा ये ब्राज़ील के अंदर जो अमेजोन फॉरेस्ट है, ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन जंगल भी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक किस्म के जानवर पाए जाते हैं, और बहुत ही जहरीले और बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पे जाना बहुत वो है, ममनू है। जी जनाब, एनी पर्सन जिसको इस पॉइंट के ऊपर कोई बात समझ ना आई हो, ठीक है। टोटल कितने मुल्क हैं? टोटल 12 मुल्क हैं। तो याद कैसे रखना है? एस फॉर समाल होता है, एस फॉर समाल, समाल से कौन बन जाएगा? एस का कौन सा मुल्क है? ये सूरीनाम है, ये समाल है। बी फॉर बिग होता है, बी से ब्राजील, तो ये सूरीनाम और ब्राजील जो है दोनों छोटे बड़े हो गए। सूरीनाम में सबसे छोटा मुल्क है इसका कॉन्टिनेंट का, और ब्राजील सबसे बड़ा मुल्क है। तो ये जनाब हमारा एक डेमो लेक्चर था, और ये डेमो लेक्चर जो है उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप में से किसी भी बंदे ने कोई सवाल पूछना हो, अभी आप बता सकते हैं। एनीवन? जी जनाब। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं जनाब, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो आपको रिकॉर्ड अभी मिलेगा, वो बिल्कुल क्लियर होगा, जो आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हमारी क्लास में इस वक्त जितने भी स्टूडेंट मौजूद हैं यूट्यूब पे या जूम पे, अगर आपको कोई सवाल करना हो तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो है नेक्स्ट कल की क्लास में होगी। कल इंशाल्लाह ताला जो हमारा टेस्ट होगा वो भी आपसे शेयर किया जाएगा, और इसी में से टेस्ट भी होगा आपका, और PDF नोट भी शेयर किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल हो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।